नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है चक्रव्यूह का। आइए शुरू करते हैं आज का शो। पहली खबर जो हमारे मेन्यू में थी वो थे चक्रव्यूह में आज डोनाल्ड ट्रंप होंगे। ग्रीनलैंड के आसमान में अमेरिकी फाइटर्स देखे गए हैं। इस खबर को 18% लोगों ने आज वोट देकर पसंद किया है। दूसरी खबर जो आज की है, बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन बन गए हैं। उन्हें पीएम मोदी ने क्यों बताया है अपना बॉस, 24% लोग इस खबर को पसंद कर रहे हैं। और तीसरी खबर में मौनी अमावस्या में पवित्र स्नान की लड़ाई अब शंकराचार्य के पद तक कैसे आ गई है। 27% लोग अब इस खबर में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। और चौथी खबर जो थी वो थी आस्था, बयान और राजनीति में कैसे फंसे बाबा बागेश्वर, उन्हें क्यों चांद तारे नजर आ रहे हैं। 31% यानी सबसे ज्यादा लोगों ने इसी खबर को अपना वोट देकर पसंद किया है। आइए शुरुआत इसी खबर से करते हैं जो कि आपने पसंद किए। चक्रव्यूह में आज आ गए हैं बाबा बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कहा जिससे विवाद शुरू हो गया है। तो पहली बात तो यह कि तिरंगे में चांद लगाने वाली बात कहीं से आई ही नहीं। हमारा तिरंगा गौरव को किसी बाबा के डर पैदा करने वाले बयान से, बल्कि श्यामलाल गुप्त पार्षद की इस कविता से समझना चाहिए। केसरिया बल भरने वाला, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, कहता ये चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तो हिंद देश के इस झंडे के नीचे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को सुरक्षा का एहसास होता है। उसमें 3 खूबसूरत रंग हैं। उसमें चक्र है, चक्र में रफ्तार है और रफ्तार तेजी से विकास को दर्शाता है। अब जहां विकास हो वहां डर कैसा, और इसीलिए तिरंगे में चांद का नाम लेकर डराने वाली बात ठीक नहीं लगती है। फिर चांद तो हिंदू धर्म के भी एक प्रमुख देवता हैं। इन्हें रात का राजा, पौधों और भावनाओं का संरक्षक देवता माना जाता है। उनकी गिनती नवग्रहों में होती है। चांद का सम्मान इस बात से और बढ़ जाता है कि स्वयं भगवान शिव के ललाट पर चंद्रमा विराजमान है। इसीलिए भगवान शिव को चंद्रशेखर और चंद्रमौली भी कहा जाता है। हमारी परंपरा में सुहागन महिलाएं चांद को देखकर करवा चौथ को अपना व्रत खोलती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। फिर वो चांद किसी एक कौम या मजहब का प्रतीक कैसे हो सकता है। वो चांद हमारी प्रकृति का एक खूबसूरत हिस्सा है, जिसकी चांदनी धर्म जाति रंग देखे बगैर सब पर एक साथ अपनी खुशियां बिखेरती है और उजाले के रूप में इसको बिखरती है। लेकिन बाबा बागेश्वर को भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चांद नहीं दिखा। उन्हें सुहागन महिलाओं की आंखों में बसने वाला चांद नहीं दिखा। उन्हें दूसरे धर्म के प्रतीक के रूप में जो चांद दिखा वही दिखा। फिर इतिहास के पन्नों में जाएं तो इस देश में गौरी, गजनी और गुलाम वंश, लोधी वंश से लेकर मुगलों तक का लंबा शासन रहा, लेकिन उसमें भी हिंदू धर्म आबाद रहा। भारत में सनातन की महान परंपरा कमजोर नहीं पड़ी। तो आज एक लोकतांत्रिक समाज में 80% आबादी वाले हिंदू कैसे नहीं बचेंगे। लेकिन बाबा बागेश्वर धाम को लगता है कि नहीं बचेंगे। बाबा बागेश्वर जो कुछ कह रहे हैं, इस बात की दुहाई बीजेपी नेता पूर्व सांसद नवनीत राणा भी दे चुकी हैं। नवनीत राणा ने हाल ही में कहा था कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। आज भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। इनमें हिंदुओं की आबादी करीब 114 करोड़ है, जबकि मुसलमानों की करीब 26 करोड़ की आबादी है। प्यू रिसर्च सेंटर की पिछले साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक, यानी अगले 25 सालों में हिंदुओं की आबादी 140 करोड़ तक पहुंच जाएगी और मुसलमानों की 31 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी तब दुनिया की कुल आबादी का 15% हिस्सा भारत के हिंदू हो जाएंगे, जबकि भारत मुस्लिम आबादी के लिहाज से भी दुनिया का सबसे बड़ा देश बनेगा। यानी इंडोनेशिया को भी हम पीछे छोड़ देंगे। लेकिन बाबा बागेश्वर हो या नवनीत राणा इस तरफ नहीं देखते। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि उनका हनुमान जी से सीधा संपर्क होता है। वो अक्सर अपनी कथाओं में कहते हैं कि वो सीधे हनुमान जी से बात कर लेते हैं। अब हनुमान जी से संपर्क हो तो भगवान राम को भी वो जानते ही होंगे, और उस भगवान राम को जन जन के दिल में बिठाने में जो भूमिका गोस्वामी तुलसीदास की रही है वो अद्भुत है।
रामचरितमानस के जरिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कहानी जन जन तक पहुंची। लेकिन तुलसीदास कभी नफरती खेल में नहीं फंसे। उनके लिए मंदिर मस्जिद सब समान थे। याद दिलाता हूं, उन्होंने लिखा है, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहे कछु कोई, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, लेबो को एक ना देबो को दोई। लेकिन 15वीं सदी से 21वीं सदी में आते आते धर्म की भाषा और परिभाषा इस तरह बदलने लगी है। बाबा बागेश्वर ने जो कुछ कहा उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। भाई, जो बांटने की भाषा में बात करता है, हम उसकी बात पे क्या टिप्पणी करें भाई? ये बांटने वाली मानसिकता से ही इस देश को बचाना है। नारा यही लगाएंगे, बटेंगे कटेंगे, और बांटने का काम भी यही करेंगे। तो ऐसे इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है वो भारत की संवैधानिक संप्रभुता के संपन्न राष्ट्र के रूप में उन्होंने सत्य कहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है, और इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सपना देखने वाले कामयाब नहीं होंगे। निश्चित रूप से देश की एकता, अखंडता, एकजुटता के लिए उनका वक्तव्य सराहनीय है। बहुत भला होगा कि बाबा बागेश्वर जैसे तमाम लोग जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, समर्थक हैं, वो ऐसी बातें करें जिससे हिंदू धर्म का, सनातन का और हिंदुस्तान का, भारत का भला हो, ना कि समाज में बांटने वाली और ऐसी टिप्पणियां करें जिससे आर्थिक तौर पर हमारा देश अभी भी विकसित देश नहीं बन पाया है। आबादी बढ़ने से आबादी कंट्रोल में नहीं आ जाएगी। आबादी कंट्रोल करने के तरीकों पर विचार होना चाहिए, ना कि इस तरह के बयान देकर कि हम भी 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करेंगे। ये चीजें समाज के लिए भी और देश के आर्थिक विकास के लिए भी बड़ा रोड़ा साबित हो सकती हैं। अगले बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। और अब दूसरे बात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की, जिनके शंकराचार्य होने पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं, और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। आप समझ जाओगे, हिंदू समाज के दो बड़े संतों के बारे में बात कर रहा हूं। बागेश्वर को मैंने दिखाया, अब बात कर रहा हूं शंकराचार्य कहने वाले अपने आप को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की, जो खुद को भले ही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बताते रहे, लेकिन उनको 24 घंटे में खुद को शंकराचार्य साबित करने का अब एक सरकारी नोटिस मिला है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर यह पूछा गया है कि वो खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कैसे लिख सकते हैं। यह नोटिस प्रयागराज मेला प्राधिकरण की तरफ से जारी हुआ है। नोटिस को उनके शिविर के मेन गेट पर चिपकाया गया। 48 घंटे से अधिक हो गए, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हठयोग पर हैं। रविवार को आपको याद होगा, मौनी अमावस्या को संगम पर स्नान किए जाने से अभिमुक्तेश्वरानंद को रोका गया था। उस विवाद का आज तीसरा दिन हो गया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद भी अड़े हुए हैं और प्रयागराज प्रशासन भी अपने स्टैंड पर कायम है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण का आरोप है कि शंकराचार्य ने प्रशासन की बात नहीं सुनी, स्वामी ने परमिशन नहीं ली। जवाब में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि किस चीज की परमिशन? क्या गंगा स्नान परमिशन लेकर करना पड़ेगा? गंगा पर क्या सरकारी रजिस्ट्री करनी पड़ेगी? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद फिर विवादों में आए शंकराचार्य। स्नान की लड़ाई, शंकराचार्य की पदवी तक क्यों आई? अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल, जवाब में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का चैलेंज। 8 बचे हुए और आपसे बातचीत करने के लिए उपलब्ध। माघ मेला में अभिमुक्तेश्वरानंद का हठयोग कहां तक आ पहुंचा? शंकराचार्य की पालकी से स्नान पर क्यों छिड़ा संग्राम? मौनी अमावस्या पर क्यों हुआ प्रशासन वर्सेस शंकराचार्य?
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का हमेशा सरकार से बैर क्यों? अखिलेश राज में बरसी लाठियां, योगी राज में पिट गए शिष्य। अविमुक्तेश्वरानंद की नई कंट्रोवर्सी अब किस करवट बैठेगी? मौनी अमावस्या पर यह विवाद शुरू हुआ। उस वक्त स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पालकी पर सवार होकर अपने शिष्यों और समर्थकों के साथ गंगा स्नान के लिए निकले थे। वो पालकी पर सवार होकर ही संगम नोस तक जाना चाहते थे, जिसका मेला प्रशासन ने विरोध किया था, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नहीं माना। वो प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनके शिष्य प्रशासन का यह आरोप है कि उनके शिष्य बैरिकेडिंग तोड़ डाले और फिर विवाद बढ़ा और अब वो विवाद उनके शंकराचार्य के पद तक बात आ गई है। प्रयागराज प्रशासन की तरफ से इस विवाद पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है, इससे सुनने से पहले स्वामी को सुन लीजिए। नोटिस मिलने के बाद उन्होंने माघ मेला प्रशासन पर कैसे पलटवार किया है। आप सुप्रीम कोर्ट के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? इसका भी जवाब उनको 24 घंटे में हम मांगेंगे। 24 घंटे में उनका भी जवाब हमें मिलना चाहिए, ताकि हम इस मुकदमे में उनको भी पक्षकार बना करके उनका भी पक्ष जारी कर दें, क्योंकि ज्योतिषपीठ के मुकदमे में माघ मेला प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनका कुछ ज्यादा ही ध्यान दिखाई देता है। एक तरफ मेला प्राधिकरण वर्सेस अविमुक्तेश्वरानंद चल रहा है, वहीं इस कंट्रोवर्सी पर साधु सन्यासियों से लेकर सियासत की दुनिया से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर विवाद क्यों है, इसे भी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मौनी अमावस्या को लेकर विवाद किस बात पर शुरू हुआ, इस पर माघ मेला प्रशासन का क्या कहना है, आगे बढ़ने से पहले इसे भी सुनना बहुत जरूरी है। बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये हमारा स्नान पर्व है और इस दिन किसी को कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती है और उनको स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। और बावजूद इसके जो हमारा त्रिवेणी पीपा पुल है, जो कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ओपन होता है, उस पे हम लोगों की सिर्फ फायर, इमरजेंसी इत्यादि सर्विसेज की गाड़ी जाना अनुमन्य है। वो अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अपने वाहन पर सवार होकर के उस पीपा पुल पर आए और उन्होंने वहां का जो बैरियर है उसको तोड़ा। संगम नोज पे भारी भीड़ थी, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग स्नान कर रहे थे और वहां पर यह संभव नहीं था कि सैकड़ों की संख्या में कोई रथ और बाल के लेकर के संगम नोज पर जाए और स्नान करे। 18/10/2022 का सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है और उसी जजमेंट के क्रम में स्वामी जी को रिस्ट्रेन किया गया है शंकराचार्य के प्रोटोकॉल किसी भी तरह से देने से। और तब से लेकर अक्टूबर 2022 के उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से तब से लेकर अनवरत रूप से आज तक कभी भी मेला प्राधिकरण या मेला प्रशासन के द्वारा कभी भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कभी भी शंकराचार्य के रूप में प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है। प्रयागराज की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल का कहना है कि मौनी अमावस्या पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को प्रोटोकॉल देने से मना किया गया था। प्रशासन की तरफ से स्नान करने से मनाही नहीं थी, उनको लाव लश्कर के साथ स्नान करने से मना किया गया था। ऐसे में सवाल है कि स्वामी ने पालकी पर सवार होकर ही संगम नोस तक जाने की जिद क्यों की, काफिले के साथ ही स्नान करना है, इस पर अविमुक्तेश्वरानंद क्यों अड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि जब उनका काफिला संगम नोस की ओर बढ़ा तो प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी बात को लेकर उनके शिष्यों और पुलिस के बीच कहासुनी बढ़ गई और जो तस्वीरें 3 दिन पहले दिखी वो वायरल हो चुकी हैं। कथित तौर पर बाद में हाथापाई भी हुई पुलिस के बीच में और समर्थकों के बीच में। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में लिया। नाराज शंकराचार्य उस वक्त अपने समर्थकों के समर्थन में धरने पर बैठ गए और शिष्यों को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने की मांग करने लगे। अफसरों ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शंकराचार्य नहीं माने। करीब 2 घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही। इसके बाद पुलिस शंकराचार्य की पालकी को खींचकर संगम से करीब 1 किलोमीटर दूर लेकर चली गई। कुछ वक्त के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि प्रशासन ने स्वामी के शिष्यों पर जाति की, उनको पीटा, उनके बाल खींचे, उनके केश खींचे,
लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भी समझना होगा कि नियम कानून सबके लिए बराबर हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। भारत संविधान से चलता है। भारत का संविधान ही भारत का सर्वोच्च विधान माना गया है और भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, चाहे वो शंकराचार्य क्यों ना हो, उनको भारत का संविधान मानना होगा, कानून को अमल में लाना होता है। अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि उनके साथ जानबूझकर भगदड़ जैसा माहौल बनाया गया। लेकिन गौर करने वाली एक बात और भी है, और वो ये कि इस कंट्रोवर्सी पर एक भी शंकराचार्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि उनके शंकराचार्य होने पर अब सवाल खड़े हो गए। दरअसल मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से एक नोटिस जारी किया गया। ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य पद का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को आदेश दिया था कि जब तक इस केस का अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी शंकराचार्य घोषित नहीं किया जा सकता, न ही किसी का पट्टाभिषेक किया जा सकता है। कोर्ट ने इस पद पर किसी को बैठाने पर रोक लगाई। मामले में अब कोई नया आदेश अब तक नहीं आया है। केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बावजूद इसके माघ मेले के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर में लगे बोर्ड पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखा है। इस कृत्य से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। मेला प्रशासन ने पूछा है कि 24 घंटे में बताएं कि खुद को शंकराचार्य वो कैसे लिख रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि पिछले साल हुए महाकुंभ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 2 और शंकराचार्यों के साथ मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान किया था। तब द्वारका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य विदुशेखर भारती और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरस्वती में संगम में एक साथ डुबकी लगाई थी। इतना ही नहीं, 2024 में मौनी अमावस्या पर भी स्वामी ने संगम स्नान किया था। 2024 में पालकी पर सवार होकर भी वो स्नान करने पहुंचे थे। उस वक्त किसी ने आपत्ति नहीं की थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया जो बात उनके शंकराचार्य के पद तक आ गई है? दरअसल ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य की पदवी को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद और वासुदेवानंद के बीच विवाद छिड़ा था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसी केस को आधार बनाकर प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। अब यह विवाद क्या है, जिनको नहीं पता उनको जान लेना चाहिए। 8 अप्रैल 1989 को ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोधिश्रम का निधन हुआ। उनके निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 15 अप्रैल 1989 को ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत शांतानंद जी ने वासुदेवानंद सरस्वती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब एक ही पीठ के 2 शंकराचार्य हो गए और यहीं से विवाद शुरू होता है। 11 सितंबर 2022 को संत स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। 12 सितंबर 2022 को स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने अगले दिन खुद को शंकराचार्य इस पीठ का घोषित कर दिया। 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक और छत्र चंवर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, स्टेटस को मेंटेन किया। यानी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ही नहीं, ब्रह्मलीन हो चुके उनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती भी विवादों में माने जाते हैं और वही कोर्ट केस अविमुक्तेश्वरानंद का पीछा नहीं छोड़ रहा है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत उनके निजी सचिव सुबोधानंद महाराज ने पढ़ी और उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य घोषित किया था। पीठ के नियम के मुताबिक शंकराचार्य का सिंहासन कभी खाली नहीं रहता। ऐसे में स्वामी स्वरूपानंद के समाधि लेने से पहले ही अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक हो गया था और बाद में यह केस भी कोर्ट में चला गया। सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील का अब क्या कहना है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को कहा गया है क्योंकि उस केस में ये पार्टी नहीं थे। अब ये भी एक राइचुअल्स है कि अगर कोई ब्रह्मलीन मठाधीश होते हैं तो उनकी जगह दूसरे मठाधीश को बनाया जाता है। और जिस पट्टाभिषेक की बात हो रही है वो जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब लगाया गया है उसमें ऑलरेडी बता दिया गया है। शंकराचार्य के वकील पीएन मिश्रा ने आज ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पर पट्टाभिषेक को लेकर आया है, ना कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य की उपाधि का इस्तेमाल करने को लेकर।
रही बात शंकराचार्य बनने की योग्यता की, तो देश के चारों पीठ के शंकराचार्य बनने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। वो त्यागी ब्राह्मण हो, ब्रह्मचारी हो, दंडी सन्यासी हो, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत और पुराणों का ज्ञाता हो और राजनीतिक ना हो। लेकिन स्वामी अविवेक्तेश्वरानंद पर छात्र राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। वो बनारस के प्रसिद्ध संपूर्णानंद संस्कृति यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव लड़ चुके हैं और अब उन पर राजनीतिक झुकाव के आरोप भी लगते रहते हैं और माना जाता है कि अपने विशेष राजनीतिक रुझान की वजह से ही वो हमेशा विवादों में बने रहते हैं। तो आपने देखी दो बाबाओं की कहानी जो आज पूरी तरीके से सुर्खियों में छाई रही थी। अब बढ़ते हैं आज की अगली स्टोरी की ओर। पौने 2 घंटे तक युवराज मौत से लड़ता रहा। महज 20 किलोमीटर दूर मौजूद एनडीआरएफ की टीम को पहुंचने में 1 घंटे 55 मिनट कैसे लग गए? जब लोकल पुलिस और एसडीआरएफ का हौसला ठंडे पानी से ठंडा पड़ा तो एनडीआरएफ को ही सही समय पर क्यों नहीं बुला लिया गया? क्या वहां मौजूद लोकल पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सेफ्टी टीम के अधिकारी सिर्फ एक नौजवान को डूबते हुए देखने के लिए गए थे? कुछ ऑफिसर्स पर एक्शन से क्या नोएडा की करीब 10 लाख लोगों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी मिल गई है? भविष्य में दोबारा इस तरह की घटना ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई तैयारी की जा रही है? अगर नोएडा जैसे हाईटेक सिटी में सिस्टम इस तरह से फेल है तो देश के बाकी इलाकों में क्या लोगों की जिंदगी राम भरोसे है? नोएडा में सिस्टम किस तरह से काम करता है उसकी एक वानगी आज फिर देखने को मिली। वो कार जिसमें बैठकर युवराज की मौत हुई थी 3 दिन पहले, वो करीब 90 घंटे के बाद निकाली गई है। 90 घंटे, और इसको निकालने में आज करीब 6 से 7 घंटे प्रशासन के लगे। ये सिस्टम का हाल है हमारे। वानगी वाली जगह पर ये घटना आपको दिख रही है। 90 घंटे के बाद युवराज की कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। कार को पानी से भरे गड्ढे में ढूंढने में दिन भर गोताखोरों की टीम लगी रही। बड़ी बड़ी मशीनों के साथ पिछले 7 घंटे से कार की तलाश हुई। दिन के उजाले में दोपहर के 12 बजे के आसपास कार को ढूंढने का काम शुरू हुआ था। आज कोई कुहासा नहीं था, कोई कोहरा नहीं था, कोई ठंड नहीं थी, बढ़िया धूप खिली हुई थी। उस वक्त भी 7 घंटे लगे हैं। हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल किया गया, गोताखोर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, उनकी टीमें लगी रहीं, सोनार मशीन की मदद ली गई। ना कोहरा था ना धुंध थी, बड़े अफसर दिन भर लगे रहे, तब जाके 7 घंटे के बाद कार को ढूंढा जा सका। यानी हमारी टीम कितनी चुस्त दुरुस्त और कितना बढ़िया हमारा सिस्टम है, उसकी वानगी आज नोएडा ने एक बार फिर से देखी है। आज 7 घंटे की जिस परिश्रम के बाद कार को निकाला गया, उसके बाद आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो युवराज जो 2 घंटे तक, करीब 1.5 से 2 घंटे तक चीखता चिल्लाता रहा, उसको ये लोग बचा लेते, वो भी कुहासे के वक्त रात को 1 बजे के आसपास। जिस सिस्टम को सही ढंग से चलाए रखने के लिए हम और आप मोटा टैक्स देते हैं, वो सिस्टम तमाशबीन बनकर युवराज को आज डूबते दिख रहा है। युवराज को बचाने पुलिस की जो टीम उस रात पहुंची थी, उसे नॉलेज पार्क के एसएचओ सर्वेश सिंह लीड कर रहे थे। जी हां, इन नामों को अच्छे से देख लीजिए। ये लोग मौके पर मौजूद थे। नोएडा के सीईओ पर उसको प्रतीक्षारत कर दिया गया, एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन जो लोग मौके पर उस रात मौजूद थे, जब युवराज चिल्लाता रहा बचाओ बचाओ बचाओ, तब वहां कौन खड़ा हुआ था? नॉलेज पार्क के एसएचओ सर्वेश सिंह लीड कर रहे थे। फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम जो वहां पहुंची, उसमें 7 से 8 लोग थे, वो वहां मौजूद थे। नॉलेज पार्क फायर स्टेशन के फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार कमांड कर रहे थे इस टीम को। प्रदीप कुमार नाम है इनका। ये वो लोग हैं जिनके साथ इनकी टीम थी और वो रात को 12:30-1 बजे वहां पहुंचे थे और इनके ऊपर दायित्व था, इनकी जिम्मेदारी थी युवराज को बचा के लाए। अब सवाल यह है कि अफसर और इनकी टीम के लोगों को, जिन्होंने टैक्स पेयर्स के पैसों से तनख्वाह और ट्रेनिंग ली है, जब हमें जरूरत पड़ती है तो मदद के लिए ये पहले खड़े क्यों नहीं दिखाई देते? ये तमाम लोग सरकारी तमाशबीन कैसे बने रहते हैं? ठंडे पानी के डर से किनारे खड़े रहना जब तक युवराज और उसकी कार डूब नहीं गए, किस तरीके से लापरवाही बढ़ती गई, सुनिए उस मोनिंदर के मुंह से। वो डिलीवरी बॉय जो कि ट्रेंड स्विमर नहीं था, जो कि कोई रेस्क्यू टीम का पार्ट नहीं था, पर उसने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। पानी तो इतना ठंडा था, टेम्परेचर -1000 जी,
इतना ठंडा था कि हाथ देकर भी वो डर रहे थे। फायर ब्रिगेड वाले हाथ देने में, पाम देने में वो इतना डर रहे थे पानी पे। वो जो उनके पास जो छोटी नाव थी 3x6 की, उस पर लेटकर, लंबे लेटकर हाथों से उसे उसके पास जाना चाहते थे, लेकिन उसकी चौड़ाई 3 फुट थी, हाथ चप्पू की तरह नहीं चल पा रहे थे, तो आगे नहीं बढ़ पा रही थी वो। तो उसके कारण वो उसके अंदर नहीं घुसे। ठंडा पानी इतना था कि मैं जब पानी के बाहर आया था ना 30-40 मिनट बाद, मेरी बॉडी इतनी सुन्न थी, अगर मेरे कोई हाथ को काटता ना चप्पू से मुझे तब भी पता नहीं चलता, मेरी बॉडी इतनी सुन्न थी। मोनिंदर ही वो शख्स है जिन्होंने 31 दिसंबर को इसी जगह ट्रक पर हुए हादसे में ड्राइवर को अपनी सूझबूझ से बचाया था। जी हाँ, यही वो व्यक्ति है जो 2 बार पानी में कूदकर 2 लोगों, एक की जान बचा चुका और एक का प्रयास किया। उसे क्या पता था कि 2 हफ्ते बाद फिर वही नज़ारा उसकी आंखों के सामने होगा, वही मंजर दोहराया जाएगा। इधर युवराज की मौत की जांच के लिए बनी एसआईटी की टीम ने आज सेक्टर 150 के हादसे वाली स्पॉट का मुआयना किया। नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम एक्सीडेंट स्पॉट पर आज दिखी। 5 दिनों में एसआईटी को रिपोर्ट देनी है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी चीफ और मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर से मीडिया ने सीधा सवाल किया कि क्या ठंडे पानी की वजह से युवराज को मदद नहीं पहुंची, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। के जो लोग थे वहाँ पे कह रहे थे पानी बहुत ठंडा है, इसीलिए सर मदद के लिए पहुंच नहीं पाए। अभी हम लोग सब पहलुओं को देख रहे हैं। जब सभी पहलुओं को देख लेंगे तो इसको आपको निर्णय बताएंगे। तो हम लोग पूरी चीज को देख के फिर आपको बता पाएंगे। अब आपको नोएडा सेक्टर 150 के उस सड़क के बारे में बताते हैं जहां से शुक्रवार रात युवराज अपनी कार से गुजर रहे थे। ये वो मौत वाली सड़क है, करीब करीब 90 डिग्री का टर्न है। देखिएगा इस तस्वीर में, बहुत साफ टॉप एंगल शॉट हम आपके लिए लेकर आए हैं। ना कोई साइन बोर्ड यहां लगा है, बस एक पतली सी बाउंड्री वॉल है, उसके पीछे गड्ढे में भरा। ये देखिए, ये सीधी सड़क है, ये 90 डिग्री का एंगल लेती है, इसके चारों तरफ गड्ढा है जहां पे पानी भरा हुआ है। यही विवाद की जगह है। युवराज इस तरफ से आ रहा था और यहां को दीवार को तोड़ता हुआ सीधे अंदर पानी में चला गया। अब आपको रियल तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये ट्रैफिक, ये देखिए, ये आज की तस्वीरें दिन में हम ले लिए टॉप एंगल पर जाके। नवभारत के वीडियो जर्नलिस्ट ने जाकर इसको शूट किया और स्पॉट से लेकर आए जहां पर आज रेस्क्यू ऑपरेशन का एक काम चल रहा था। इसके बावजूद भी, इतना कुछ करने के बावजूद, हमने आपको कल ही दिखाया था कि कैसे इस जगह पर मदद नहीं पहुंच पाई। आज इस गड्ढे वाले, जो ये गड्ढा है पीछे आपको दिख रहा है, इस गड्ढे वाले का जो प्लॉट का मालिक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो सलाखों के पीछे है। युवराज की मौत के 3 दिन बाद ही सही पुलिस प्रशासन अब एक्शन में दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिनों से बहुत तेजी से इस पर कार्रवाई करने की बातें की हैं। नामजद बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभय MZ विस्टाउन का मालिक है, जिसकी कंपनी का नाम विस्टाउन बिल्डर ने साल 2020 में लोटस ग्रीन से यह प्लॉट सब लीज पर लिया था और यह वो शख्स है जिसको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इस पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग उस रात मौजूद थे उन पर कार्रवाई कब होगी, उनके नाम कब सार्वजनिक होंगे। वो पुलिस अधिकारी, वो फायर के अधिकारी, वो SDRF के अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे, वो उन पर क्या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा रही है, क्या उन पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए, इसके बारे में अब देश जानना चाहेगा। खैर आगे बढ़े, उसके पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। घुसपैठियों को लेकर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ममता बनर्जी को घेरा है। पीएम मोदी ने कहा कि वोट बैंक के लिए कुछ सियासी दल घुसपैठियों को कवर देते हैं, ऐसी पार्टियां जनता के सामने बेनकाब होंगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पोस्टर लगे दिखे, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव को क्रिकेट खिलाड़ी की ड्रेस में दिखाया गया। दोनों को 2027 और 2029 का कप्तान बताया गया है। असम के कोकराझार में एक युवक की बेरहमी से हत्या के बाद हिंसक झड़प हुई, पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया गया। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और आगजनी से इलाके में तनाव बना हुआ है। और अब बात करते हैं ट्रंप की, जिन्होंने ग्रीनलैंड में वॉर जोन का बटन दबा दिया है। 1990 में एक मशहूर फिल्म आई थी, हिंदी फिल्म आशिकी। इस फिल्म में एक सुपरहिट गाना था, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। शायद ही कोई भी व्यक्ति हो जिसने ये गाना ना सुना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये गाना अब ट्रंप ने भी सुन लिया है और उसकी एक पैरोडी दुनिया को सुना रहे हैं, मैं दुनिया मिटा दूंगा तेरी चाहत में। और ये चाहत ग्रीनलैंड की है, बल्कि थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि कनाडा की भी ये चाहत जाग गई है। ये तस्वीर देखिए जिसमें कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन अभी हम आपको ग्रीनलैंड की कहानी बताने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा, ये कनाडा को भी अपना हिस्सा बता रहे हैं। ट्रंप की मीटिंग चल रही है और ग्रीनलैंड ही नहीं, सिर्फ कनाडा को भी वो अपने
अपने साथ देश में मिलाता हुआ दिखाते हैं। ये AI जनरेटेड तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आज ही के दिन यानी आज से ठीक 1 साल पहले 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, यानी आज उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति बने 1 साल पूरा कर लिया है। लेकिन 1 साल में उन्होंने दुनिया की नाक में दम करके रख दिया है। इस समय ट्रंप ग्रीनलैंड को पाने के लिए बेताब है। बेताबी इस कदर है कि उन्होंने अमेरिकी एयरक्राफ्ट को ग्रीनलैंड के लिए रेडी कर दिया है। इसके बाद तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए वॉर मोड एक्टिव कर दिया है। नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड ने कहा कि उसके लड़ाकू विमान जल्द ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पर पहुंच जाएंगे। अमेरिका का यह ऐलान दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाला है। खास तौर पर यूरोपीय देशों में इसके बाद खलबली मची हुई है। ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं, वह यूरोपीय देश इसका विरोध करते हैं। लेकिन भला ट्रंप कहां मानने वाले हैं? उन्होंने यूरोपीय देशों की टैरिफ वाली धमकी के बाद ग्रीनलैंड पर कब्जे का टॉप गियर लगा दिया है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क को बताकर यह एक्शन लिया जा रहा है। नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड के मुताबिक यह लड़ाकू विमान ग्रीनलैंड में पहले से तैनात अमेरिका और कनाडा के एयरक्राफ्ट बेड़े में शामिल होगा। और यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि लंबे समय से चले आ रही सुरक्षा योजनाओं का यह एक अहम हिस्सा है। लेकिन जब ग्रीनलैंड को लगातार ट्रंप दुनिया को धमका रहे हैं, ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप को खुली चुनौती दे रहे हो, और ऐसे वक्त में जब एयरक्राफ्ट भेजने का ऐलान हो तो इसे हल्के में कतई नहीं लिया जाना चाहिए। अमेरिका का क्या इरादा है वो तो कोई नहीं जानता सिवाय ट्रंप के, लेकिन ट्रंप साफ तौर पे कह रहे हैं मैं ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करूंगा, क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बड़ा लाजमी है, आर्कटिक सिक्योरिटी के लिए बड़ा लाजमी है, और अमेरिका का जो गोल्डन डोम बनाना है उसके लिए बड़ा लाजमी है, और इसको मैं जब्त करके ही रहूँगा। ग्रीनलैंड भले ही अब तक डेनमार्क का ऑटोनोमस एरिया है, लेकिन ट्रंप डेनमार्क को अमेरिका का हिस्सा मान चुके हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर साझा की है। इस पिक्चर में ट्रंप ने खुद को ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा बुलंद करते हुए दिखाया है। उनके पीछे अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी दिखाई देते हैं। तस्वीर में दिख रहे बोर्ड में लिखा है ग्रीनलैंड अमेरिकी सीमा स्थापना 2026। ये तस्वीर ट्रंप के इरादों का एक आईना है, ये कोई मीम नहीं है, ट्रंप ने खुद पोस्ट किया है। 2019 में सबसे पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका खरीदने की कोशिश की, लेकिन डेनमार्क ने साफ कर दिया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए $700 बिलियन तक देने को तैयार है, लेकिन फिर भी ट्रंप का ग्रीनलैंड को खरीदने का अरमान पूरा होता नहीं दिख रहा। लिहाजा जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो अब ट्रंप ने उंगली टेढ़ी कर दी है। इस तस्वीर के जरिए ट्रंप कहना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिका हर हाल में लेकर रहेगा, और वो भी इसी साल। तो क्या 2026 में ग्रीनलैंड अमेरिका का हो जाएगा? क्या ट्रंप की यह तस्वीर भविष्य का आईना दिखा रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो दुनिया भर में इस वक्त तैर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए अमेरिका को न सिर्फ यूरोपियन यूनियन से बल्कि रूस और चीन से भी लोहा लेना होगा। जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के द्वारा ग्रीनलैंड पर अधिकार करने की चेतावनियां, धमकी और दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे में डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए मेजर्स लेने उसने भी शुरू किए हैं। और जाहिर है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी है। यूरोप के कई राष्ट्रों ने अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को ग्रीनलैंड में भेजना शुरू किया है। और यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसी तरीके के एग्रेसिव पोस्चर को दिखाता रहा तो ऐसे में ये अमेरिका तथा यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में एक टकराव को जन्म दे सकता है। ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक के बीच में है। उत्तरी ध्रुव से सटे होने की वजह से ग्रीनलैंड का 80% से ज्यादा हिस्सा बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। लेकिन जलवायु परिवर्तन से अब बर्फ पिघल रही है, और इसी के साथ आर्कटिक में व्यापार का नया रूट खुल रहा है। इसी रूट पर चीन और रूस के समुद्री जहाज दौड़ते हैं, जिसे ट्रंप अमेरिका के लिए खतरा बताकर ग्रीनलैंड पर कब्जे की रट लगाए हुए हैं। रूस आर्कटिक में सबसे मजबूत खिलाड़ी है आज की डेट पे। यहाँ उसके कई सैन्य अड्डे, पनडुब्बियां और आइस ब्रेकर जहाज मौजूद हैं। रूस आर्कटिक को अपनी रक्षा के लिए सबसे अहम मानता है।
इसीलिए ग्रीनलैंड पर कब्जे की लड़ाई में अमेरिका को रूस से टकराना ही होगा। चीन भी खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बताता है। ग्रीनलैंड के आसपास उसके 4 आइस ब्रेकर हैं जो चीन के जहाज़ों के लिए रास्ता बनाते हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड की रेयर अर्थ मेटल में चीन ने बड़ा निवेश किया हुआ है। ऐसे में ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच में चीन की दीवार भी खड़ी है, जिसे पार करना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। खुद ट्रंप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए वो चीन और रूस का नाम ले चुके हैं। तो दुनिया के 3 बड़े मुल्क रूस, चीन और अमेरिका ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हैं। ग्रीनलैंड की अपनी कोई सेना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। उसकी रक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी डेनमार्क की है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में करीब 200 सैनिक अपने तैनात किए हुए हैं। अमेरिका का भी ग्रीनलैंड में सैन्य बेस मौजूद है, लेकिन ट्रंप के बयान के बाद अब ग्रीनलैंड में हलचल बढ़ गई है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। कल ही कई विमान डेनमार्क के सैनिकों को लेकर ग्रीनलैंड में लैंड किए। डेनमार्क किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को खोना नहीं चाहता है, इसीलिए डेनमार्क की अगुवाई में इस वक्त वहां पर यह बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और जिसकी कोशिश यही है कि वहां पर अमेरिका का कब्जा ना होने पाए। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। आज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की बागडोर नितिन नवीन संभाल रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं। यह सबसे बड़ी खबर नहीं है, बल्कि खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को अपना बॉस कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्वाचित बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को बीजेपी दफ्तर में उनके कमरे तक लेकर गए, उन्हें कुर्सी पर बैठाया। पीएम मोदी ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आगे बढ़ने का हौसला भी दिया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, तो मंच की तस्वीरें हैं, लेकिन दफ्तर तक पीएम ने खुद उनको छोड़ा। पीएम मोदी ने, ये तस्वीरें वही हैं, पीएम मोदी ने नितिन नवीन को मिठाई खिलाई और उनके परिवार से भी मिले, जिसमें उनकी पत्नी दीपमाला और उनके 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को बॉस बताकर एक साथ कई संदेश दिए हैं। पहला तो ये कि बड़े से बड़ा पार्टी का नेता भी नितिन नवीन की कम उम्र के कारण उनको हल्के में ना ले। दूसरा, नितिन नवीन को कमान बीजेपी में पीढ़ीगत बदलाव को दर्शाता है। और तीसरा, नितिन नवीन के ऊपर पश्चिम बंगाल से लेकर तमाम राज्यों में जीत दिलाने की चुनौती ही नहीं, बल्कि 2029 का लोकसभा चुनाव भी उनके लिए एक बड़ा लक्ष्य रख दिया गया है। नितिन नवीन का बीजेपी का अध्यक्ष बनना एक साधारण कार्यकर्ता का शिखर पर पहुंचने वाली घटना है। आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ पुरानी तस्वीरें देख रहे हैं, जिनमें नितिन नवीन बहुत कम उम्र के दिखाई देते हैं और अपने माता पिता के साथ हैं। ये फाइल तस्वीरें हैं, उनकी दफ्तर से प्रोवाइड की गई हैं। छोटे छोटे कदमों से बड़ी बड़ी मंजिलों को नाप लेने का संघर्ष क्या होता है, इसको नितिन नवीन की इन तस्वीरों से आप बखूबी समझ सकते हैं। उनकी इसी क्षमता को आज पीएम मोदी ने सराहा भी है। इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। तो जिन 5 राज्यों में चुनाव में सिर्फ 1 में बीजेपी की सरकार भी है, 4 में बीजेपी को सरकार बनाने का दावा खुद नितिन नवीन कर रहे हैं। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। खैर, आज चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। वक्त हो गया है पब्लिक व्यू का। सबसे आखिर में आज के पब्लिक व्यू में जो पहला व्यू है वो श्रेया शांडाले जी का पोस्ट आया है। जिस तरह सनातन के प्रधानमंत्री शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, क्या किसी और धर्म के साथ ऐसा करने की प्रशासन की हिम्मत होती? दूसरा जो पोस्ट है वो हरी शर्मा का है। बाबा बागेश्वर बोले, अब प्रत्युत्तर में बहुत से बोल सुनाई देंगे। भारत में चेतना काल चल रहा है, सभी अपने अपने समुदाय को चेतन करने में लगे हुए हैं।
तो आज मेरे साथ चक्र में फिलहाल इतने। अब आपसे कल शाम 6:57 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।